हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है, जिसके अंदर ये हमने कल क्वेश्चन किया था 82 वाला, जिसमें एक बच्चे को दिक्कत आ रही थी, समझ में नहीं आया था। इन लैंग्वेज क्लासरूम ए स्टूडेंट इज़ डिस्टर्बिंग द क्लास। एक बच्चा है जो क्लास में परेशानी कर रहा है, मतलब कि एक शरारती बच्चा है। तो उस डिस्टर्बटिव स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक शरारती बच्चे को हैंडल करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट टॉक टू चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडी। तो मतलब पहले बच्चे से बात करनी चाहिए, उसको ऐसे समझाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो टीचर खुद ट्राई करेगा ना, बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी वो नहीं मानता, ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा है, फिर वो सेकंड क्या है, दूसरा रास्ता अपनाता है, मतलब कि या तो अथॉरिटी से बात करेगा या पेरेंट्स से बात करेगा। लेकिन सबसे पहले तो टीचर क्या करेगा, खुद ही उस बच्चे से बात करने की कोशिश करेगा, जो क्लास टीचर है, जिसकी क्लास में वो क्या कर रहा है, शरारत कर रहा है। एड्रेस द डिलीगेंट स्टूडेंट। तो बच्चे को अपराधी घोषित कर देना, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। डिलीगेंट होता है अपराधी घोषित कर देना। डिपेंड ऑन पेरेंट्स फॉर ऑफर रेमेडीज़। तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाना कि अपने बच्चे को पेरेंट्स खुद ही संभाले, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है या फिर अथॉरिटी मेंबर्स हैं, उनको उस बच्चे की शिकायत कर देना, तो ये भी अच्छा तरीका नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि टीचर खुद स्वयं क्या करे, बच्चे को ऐसी रेमेडीज़ प्रोवाइड करे, उपाय दे, ताकि बच्चा क्या करे, शरारत ना करे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का नया क्वेश्चन है वो है टू असेस वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ नरेटिव स्किल्स ए टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू। तो मतलब स्टूडेंट्स ने कहाँ तक कितनी उनकी नरेटिव स्किल्स हो चुकी हैं, जो उन्होंने जितना पढ़ा है, उन्होंने कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक पहुँच गया बच्चों का, ये आकलन करने के लिए टीचर क्या करेगा? शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड। सर्कल द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट। ये अच्छा तरीका नहीं है। करेक्ट द मिस्टेक इन यूज़ ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना जो वर्ड्स के अंदर आ रही है, तो ये भी अच्छा तरीका नहीं हुआ। रीड ए स्टोरी एंड आंसर कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस को ही स्टोरी के बेस पे दे देना। नरेटिव स्किल्स तभी अपनाई, मतलब पता लगाई जा सकती है, जब टीचर उन बच्चों से ऐसे इंसिडेंट शेयर करें, तब जो सुन के उनको क्या हो, अचंभा हो, मतलब सरप्राइज्ड हो जाए वो, है ना। ऐसे ही वो बच्चों का आकलन कर सकता है। मान लीजिए कि आप लोगों ने क्वेश्चन, मतलब टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स को झट से आंसर पता है, मतलब कि बच्चों को वो तो आता है, लेकिन बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछे जिससे उनको सुनकर अचंभा हो, भाई हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो मतलब कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं ना, वैसे तभी नरेटिव स्किल्स का क्या कर सकते हैं, टीचर पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ आंसर क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर ऑफ क्लास 7th इज़ फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक अदर देन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक। मतलब एक 7वीं क्लास में जो बच्चे हैं, उनको टीचर क्या कर रहा है, रीडिंग पढ़ने के लिए बुक्स दे रहा है। मतलब कि जो टेक्स्ट बुक होती है ना, जो हमारी हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, या फिर जो भी अदर सब्जेक्ट्स की बुक है, उसके अलावा कोई और बुक पढ़ने के लिए देखता है, जिसके अंदर या तो स्टोरीज हो सकती है, या फिर पोएम्स हो सकती है, या फिर कोई और आर्टिकल वगैरह हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें किस चीज़ को प्रमोट करती है? ये एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट करती है, जो इंजॉय के लिए होती है, या बच्चा का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आस्क द लैंग्वेज टीचर टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन। तो प्रिंसिपल ने एक लैंग्वेज टीचर को बोला है कि जो टेक्स्ट बुक है या फिर जो अदर रिसोर्सेज है, मतलब कोई और स्रोत है न्यू सेशंस के लिए, अब बच्चों का नया सेशन आया है, उसके लिए सिलेक्ट करनी है टेक्स्ट बुक और नए रिसोर्सेज को। वाइल सिलेक्टिंग दैम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलीवेंट। रिलीवेंट होता है प्रासंगिक, जो बच्चों के लिए उपयुक्त ना हो। अडेप्टिबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिसोर्सेज। तो बुक्स के अंदर अडेप्टिबिलिटी होना, नई न्यू वो क्या होता है, अडेप्टेशन आना, ये ज़रूरी होता है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आना होना चाहिए ये चीज़। तो लर्निंग नीड्स एंड लैंग्वेज नो चिल्ड्रंस। मतलब बच्चों की लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखना, और बच्चों की नॉलेज कहाँ तक है लैंग्वेज की, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों का लेवल कहाँ तक है, उसके अकॉर्डिंग भी तो सिलेबस होना चाहिए ना।
अब बच्चा मान लीजिए कि 8th क्लास का है और उसको सिलेबस दे दे हम 11th या 12th क्लास का, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो बच्चों के लेवल के अनुसार भी होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और डेंसिटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, जिससे बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाए या फिर बच्चे के ज़्यादा ऊपर से जाने लग जाए चीज़ें। तो ऐसी भी नहीं करना है, हमें सिलेबस नहीं सिलेक्ट करना है। तो 4th ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और जो नहीं है वही हमारा सही होगा, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टीचर डेवलप्ड द क्राइटेरिया ऑफ मॉनिटर द यूज़ ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय लर्नर्स। मॉनिटर होता है निगरानी में रखना, ठीक है, निगरानी में करना। तो लैंग्वेज के यूज़ के लिए जो मटेरियल्स है लर्नर्स के लिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ मटेरियल। तो जिस तरीके का मटेरियल बच्चे यूज कर सकते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो वो मॉनिटरिंग क्राइटेरिया हमें बताना है। प्रेजेंट, प्रिपेयर, प्रैक्टिस द मटेरियल, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। यूजेबिलिटी, रिपीटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अटरेंस। तो रिपीटेशन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ऐसे वर्ड्स को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेक्शन एंड रिटर्न रिपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। सबसे पहले तो क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद फीडबैक भी देना चाहिए, फीडबैक भी मिलना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होगी, रिटर्न रिपोर्ट होगी। वही तरीका सबसे अच्छा होगा जिसके अंदर हमें फीडबैक मिले। 3rd ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। 2023 के अंदर 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लासरूम रिसोर्स। नोट आया हुआ है, इसकी तरफ खासकर ध्यान देना है। क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। तो टीचिंग लर्निंग की बात आ गई यहाँ पे, टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज की बात आ गई है। तो मतलब कि पढ़ने से रिलेटेड हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी उनके ऊपर फोकस करना है। तो क्लासरूम रिसोर्स लाइब्रेरी है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ये तो है, रिसोर्स है। रीडिंग कॉर्नर, ये भी टीचिंग लर्निंग का रिसोर्स है। क्लासरूम प्रोसेसेस, जो क्लासरूम के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, वही टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में नहीं आती। तो 3rd ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नोट वाला ही पूछा है। जो हमारा गलत है वही हमारा क्या होगा, सही होगा। वर्ड वॉल, तो शब्दों की जो दीवार होती है वो भी टीचिंग लर्निंग के अंदर आएगी। लेकिन जो क्लासरूम प्रोसेसेस होती है, क्लासरूम कक्षाई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जो पढ़ने से लिखने से अलग जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अंदर वो क्या होंगी, क्लासरूम रिसोर्सेज नहीं होती। 3rd ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा असर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। ए प्लान ऑफ फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय लैंग्वेज टीचर। तो एक प्लान बनाना चाहिए एक लैंग्वेज टीचर को, जो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को क्या करे, क्रिएट करे, ताकि बच्चे क्या हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों, जुड़े। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। तो बच्चों के अंदर क्या होती है, डाइवर्सिटीज़ होती है, ये बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही टीचर को क्या करनी है, प्लान बनाने होते हैं, जो भी रेमेडीज़ प्रोवाइड करनी होती है या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होते हैं। इसमें क्या करते हैं, टीचर एक्सेस करता है कि बच्चे की नॉलेज है, बच्चे का लेवल है, वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और डाइवर्सिटी होती है, बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो नई लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे क्या करेंगे, भाई कोई बच्चा है जो कम सीखने वाला भी हो, कोई बच्चा क्या होता है, गिफ्टेडनेस भी होती है जिनके अंदर, जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन एक टीचर है, एक अच्छा टीचर तभी होता है जब वो पूरी की पूरी क्लास को क्या करेगा, साथ में लेकर चलेगा। तो ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, जो आपके दोस्त हैं, सहेली हैं, जो आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं। अभी आपके पास 3 ही दिन बचे हैं, तो 3 दिन में मैं सोच रही हूँ कि आपकी मैराथन क्लासेस की वीडियो डालूँ। हिंदी की एक क्लास डाल दूँगी और इंग्लिश की भी एक क्लास डाल दूँगी मैं, मैथ पेडागोजी की भी एक क्लास डालूँगी, और CDP की भी एक एक क्लास, इन सभी की, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, और जो आपके मैथ है उसके 50 क्वेश्चन होंगे मैथ पेडागोजी के, और उसके अलावा जो आपकी CDP है उसके भी 150 क्वेश्चन होंगे। तो मान के चलो
जो आपके ये टोटल क्वेश्चन है, इनमें से आपके 100 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चन का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। मान के चलो 90 क्वेश्चंस आपके इन सभी जो आपकी वीडियोस हैं इनमें से कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। जो पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये, या तो प्रीवियस ईयर है या फिर वैसे ही क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले सेंट्रल रोल इन द टीचिंग। तो लर्नर्स की जो पहली लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वो सेंट्रल रोल निभाती है किसमें, टीचिंग में। तो कौन सी भाषा होती है जो सेंट्रल रोल निभाती है, उस मेथड को हम बोलते हैं GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम मदर टंग का यूज़ करते हैं। तो मदर टंग का यूज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाला, ये पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। तो इस एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो फिर अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो उस आंसर तक पहुंचने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। यही होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ना, तो प्रैक्टिस से बच्चों की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर होते हैं। चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। तो चेतन है एक बच्चा, उसकी पहली लैंग्वेज जो मदर टंग है वो क्या होती है, भोजपुरी होती है। सिंस अराइविंग तमिलनाडु, जब वो तमिलनाडु में जाता है, ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक इंग्लिश विद देयर नेटिव्स। तो अब वो कहाँ पे चला गया है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कोई भोजपुरी बोलता नहीं है। तो अब भोजपुरी है वो, उसकी भोजपुरी को वो क्या कर देगा, भूलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको अब ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा भोजपुरी बोलता ही नहीं है वो। अब वो क्या बोलता है, सिर्फ इंग्लिश बोलता है अपने सहपाठियों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी हैं। व्हेन न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेस नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज से यहाँ पे कौन सी है, मदर टंग, जो मदर टंग मातृभाषा है। अब जो नई सेकंड लैंग्वेज उसने इंग्लिश सीखी है, अब इंग्लिश ने क्या ले लिया है, मदर टंग का स्थान ले लिया है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कोड मिक्सिंग नहीं बोलेंगे, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋणात्मक द्विभाषावाद इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ऋणात्मक सब्सट्रैक्शन हो गया है, हमारी जो भोजपुरी लैंग्वेज थी ना बच्चे की, उसका सब्सट्रैक्शन हो गया है और उसकी जगह पे दूसरी भाषा ने क्या ले लिया है, मदर टंग का स्थान ले लिया है। तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे हमारा टीचर है, हमें कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा है, उससे पहले एक मोटी मोटी प्री रीडिंग करवा देता है, वो समरी वगैरह हो जाती है ऐसे। तो ये चीज़ किस चीज़ में हेल्प करती है, ये चीज़ हमारी हेल्प करती है प्रिडिक्शन में, अनुमान लगाने में। प्रिडिक्शन टास्क पे बेस्ड होती हैं ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़, अनुमानी विधि। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के बारे में कौन सा कथन सबसे सही है। तो रेमेडियल टीचिंग कौन सी होती है, उपचारात्मक विधि। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने बच्चा क्या कर सके, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको सुधार सके, है ना। तो रेमेडियल उपचार होते हैं वो इसी चीज़ में तो हेल्प करते हैं। शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट्स, तो सिंपैथी शो करने से क्या बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो एक्स्ट्रा मार्क्स देने से, अब एक्स्ट्रा मार्क्स आप एक बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, लेकिन ज़िंदगी में बच्चे को कामयाब होना है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, आपको उपचार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, रेमेडियल प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर अब ना करें तो लाइफ में फिर कभी करनी पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स देना कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको ज़्यादा अटेंशन देने से, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस में क्या कर सके, अच्छा कर सके। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं भाई हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है।
इंग्लिश इज़ एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, जो इंग्लिश है वो एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो हमारी हिंदी है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश है वो हमारी एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद रीजन क्या बताया गया है, इंग्लिश इज़ टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इस इंग्लिश को करार कर दिया गया है भारत के अंदर, तो फिर फॉरेन लैंग्वेज से क्या मतलब हुआ? फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी ना हो गई है। फॉरेन लैंग्वेज तो वो होगी अगर कोई जापानीज सीख रहा है, या फिर कोई चाइनीज़ सीख रहा है, या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस सीख रहा है जो दूसरे देशों की है, वो होती है फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश तो हमारी एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ही हो गई ना। तो ए तो सही है बिल्कुल, आर क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पता है रिपीटेडली देखने को मिलता है। ऑप्शन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप पक्का मान के चलो 100%। लैंग्वेज सी ये क्वेश्चन 100% मान के चलो। ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। लैंग्वेज का क्या है? एक सिम्बल्स में होती है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लैंग्वेज इज स्टैटिक। तो लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। ठीक है, लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती। इन्होंने नोट वाला ही पूछा है, और जो नोट वाला है हमारा वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर भाषा स्थिर होती तो पहले के ज़माने में जो लैंग्वेज होती थी वो हम अभी बोल रहे होते। लेकिन अब तो हम क्या करते थे हैं, हिंदी बोलते हैं तो उसमें हरियाणवी की टून आ जाती है, हिंदी बोलते हैं तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत से वर्ड ऐसे हैं, बहुत से मतलब मोस्टली ऐसे वर्ड हैं जो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। लैंग्वेज इज सोशल, ये बात बिल्कुल सही है। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारी गलत बात है वो है लैंग्वेज इज स्टैटिक, और यही बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने नोट वाला ही पूछा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है। असर्शन और रीजन के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो तो 10 तक भी आने लग गए होंगे अब तो, क्योंकि कंप्लीट अगर 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर की बात करें, उसमें से ये मान के चलो कि 15 क्वेश्चन तो असर्शन और रीजन वाले ही आ जाते हैं। ठीक है, और नोट वाले सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ऊपर नोट देखते नहीं है और नीचे आके आंसर क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है उनको क्या करना है, बढ़ावा देना। ये बात बिल्कुल सही है, ये ज़रूरी होता है। अगर हम रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट टू कनेक्ट नॉन नॉलेज टू न्यू नॉलेज। अब बच्चे जो जानते हैं और जो बच्चे नई नॉलेज सीख रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। और जो नई लैंग्वेज को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है, नई लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। तो ये जो बातें हैं ना दोनों, ये बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ जो स्पाइरल करिकुलम की बात है वो हमारे कौन करते हैं, स्पाइरल करिकुलम की बात है वो हमारे ब्रूनर करते हैं, जिन्होंने डिस्कवरी लर्निंग दी थी। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ये होती है स्पाइरल करिकुलम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर ऑफ क्लास 8th आस्क्ड हर लर्नर टू प्रोड्यूस लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असाइनमेंट। एक असाइनमेंट दिया है जिसके अंदर उनको ये बात करनी है कि वो एनर्जी कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर एक लीफलेट प्रोड्यूस करना है उनको। दिस टास्क विल कैटर विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। तो कौन लैंग्वेज के किस फीचर को क्या करेंगे, ये डेवलप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है भाई, क्वेश्चन फॉर्म होगी ये। हमें तो ऐसा ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। अब बच्चे हैं, एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं, जैसे वेस्ट में कभी कहीं पे फ़ैन वगैरह हो या लाइट वगैरह ऑन हो तो उसका क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें। तो ऐसे बच्चे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं मेन। पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स, तो ये बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पॉजिटिव इम्पेरेटिव, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पास्ट टेंस, ये कुछ अच्छा तरीका नहीं है। क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन तो बच्चे पूछ सकते हैं भाई, हाँ हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन हमें तो ऐसे करना है ना कि बच्चे खुद से इन्वॉल्व हों।
बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट करके करें ताकि उनको अच्छे से समझ में आए उस चीज़ का, उसको महत्व पता चले, उनकी इंपॉर्टेंस पता चले। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइल प्लानिंग ए लेसन वन ऑफ द objectives is enable learners to produce typical business communication with customers। अब एक बच्चों ने एक लेसन की प्लानिंग करनी है जिसके अंदर उनको ये करना है कि वो एक टाइपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं कस्टमर के साथ में, अगर बिजनेस प्रपोजल देना हो किसी को तब। दिस ऑब्जेक्टिव मैच विच वन ऑफ द टाइप ऑफ टेक्स्ट जनरल्स लिस्टेड बिलो। तो किसके साथ वो मैच करेगा? कोई रिपोर्ट तैयार कर देना, तो रिपोर्ट से थोड़ी ना, रिपोर्ट तैयार करके और उसने कस्टमर के पास भेज देनी है तो क्या रिपोर्ट देखेगा? डिस्क्रिप्शन से भी वो बिजनेस कम्युनिकेशन को थोड़ी ना बढ़ावा दे सकते हैं। आर्टिकल वगैरह तो ये न्यूज़ वगैरह में होते हैं, ये तो किसके लिए होते हैं? अवेयरनेस के लिए होते हैं। लेटर, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो क्या करेगा? कस्टमर के पास में लेटर भेजेगा। बिजनेस प्रपोजल के लिए तो वो लेटर से ही करेंगे ना कम्युनिकेशन, फिर वो उस कस्टमर की मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। बाकी बिजनेस पर जो टाइपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन होती है वो किसके माध्यम से होती है? लेटर्स के थ्रू होती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट ए फ्यू फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर। अब एक टीचर है वो बच्चों को 4 पिक्चर दिखाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, बांसुरी हो सकती है या फिर तबला हो सकता है, शहनाई हो सकती है, गिटार हो सकता है, 4 कोई भी वाद्य यंत्र हो सकते हैं। डिस्कस वाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब इन चारों का कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करना है। चूज़ द कोग्निटिव स्किल्स, बच्चों की संज्ञानात्मक स्किल्स को चूज़ करना है। मैच दिस एक्टिविटीज़, तो कौन सी स्किल्स है वो डेवलप हो रही है? ये होती है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग को बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण एनालाइजिंग। बच्चे क्या करेंगे? उनके अंदर चारों के अंदर एनालाइज करेंगे, फिर उनके बारे में अलग अलग बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड। अब एक बच्चा है, वो मान लीजिए कि एक बच्ची है जो अपने साथियों के साथ हिंदी में बात कर रही है, ठीक है, हिंदी में बात कर रही है। जैसे ही उसके टीचर ने बोला उसने तुरंत क्या कर दिया? इंग्लिश में बात शुरू कर दी अपने टीचर के साथ में, मतलब सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया उसने। तो ये चीज़ क्या होती है? फॉर्मल से वो कहाँ पे जा रही है? इनफॉर्मल सिचुएशन में जा रही है। सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया, मतलब उसी लहजे में बात करते हुए सेम, तभी तुरंत उसने इंग्लिश में बात स्टार्ट कर दी अपने टीचर के साथ में। दे आर इंगेजिंग इन कोड मिक्सिंग नहीं होता, कोड स्विचिंग। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोड स्विचिंग से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, घुमा फिरा के, मतलब सीधा सीधा पहले हिंदी और इंग्लिश ऐसे बोलते थे, लेकिन अब क्या पूछा इन्होंने? मोनोलिंगुअल स्पीकर बोल दिया, उसके बाद फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में जा रहा है और सेम स्पोकन वे में था। ये कैसे इंगेज कर रही है? मतलब इसने देखो लैंग्वेज का लेवल कितना टफ बना दिया। अब डायरेक्ट ऐसे पूछा हुआ होता तो आप कोड स्विचिंग डायरेक्टली बोल देते। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। अब बच्चे हैं वो इनफॉर्मल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ या फिर दूसरे जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिटी के अंदर। तो ये चीज़ क्या होती है? ये होती है लैंग्वेज सोशलाइजेशन। वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ, फ्रेंडशिप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लैंग्वेज सोशलाइजेशन ही होगा ना, ये भाषा सामाजिकरण। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वोकेबलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड पाथवे फॉर लर्नर्स। वोकेबलरी के यूज में ग्रामर पाथवे प्रोवाइड करता है लर्नर्स को। वो कैसे प्रोवाइड करता है? कॉम्बाइन लेक्सिकल आइटम्स टू द मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही है कि जो लेक्सिकल आइटम्स होते हैं उनके मीनिंगफुल होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं और कम्युनिकेटिव इम्प्रेशंस शो करते हैं ये। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? वोकेबलरी को यूज़ करते हैं। रीटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ओरल आउटपुट, ये
ड्राफ्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेज, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, वही ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इसी के साथ हमारे आज तक के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।